और सबको, मैं सांसिया, द होस्ट ऑफ द डे। आज हम रिवाइवल मिशन चर्च के 29th ईयर को मना रहे हैं। तो चर्च मुश्किलों में बड़ा, आज भी विश्वास में स्थिर खड़ा है। तो आज इस एपिसोड को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पास्टर जे रॉबिन्सन की दूसरी बेटी जैस्मिन मिल्का रॉबिन्सन। प्रेज लॉर्ड जैस्मिन। प्रेज लॉर्ड सांसिया। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तो आज आप जानते ही हैं कि आज हमारा फाउंडिंग डे है, तो उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और बहुत आदर की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ और पास्टर जे रॉबिन्सन की उस विश्वास की यात्रा को मैं बता सकती हूँ और वो कैसे उनका विश्वास हमारे परिवार में भी अभी तक बना हुआ है, उसको शेयर करने के लिए मुझे बहुत ही खुशी है। गुड टू नो दैट। तो आप जानते हैं कि आपके पिता जो हैं, ही वॉज ब्रॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली, तो उनका बचपना कैसा था? तो अगर शुरू से बताया जाए तो उनका जन्म जून 5 को हुआ 1964 में ओके। कन्याकुमारी के एक छोटे से गांव कंपलार में। तो परिवार उनका पूरा ही क्रिश्चियन बैकग्राउंड था। तो मेरे दादा और दादी, उन्होंने उनको बचपन से विश्वास में बड़ा किया है। और मेरे पिताजी जो हैं वो 11 भाई बहन हैं, उनके 11 भाई बहन में से वो एक हैं। लेकिन फिर भी मतलब मेरे दादा दादी ने उनको इतने सबके साथ एक विश्वास में आगे बढ़ाया है। और इतना ही नहीं, उनको इंक्रेज किया कि बचपन में ही वो VBS वगैरह में जाकर पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपनी जवानी में वो संडे क्लास को चला सके। तो हम कह सकते हैं कि उनके परिवार ने एक सेवकाई का बीज उनके जीवन में बोया है और उनका बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। तो उनका बचपना से ही उनका मिनिस्ट्री का यात्रा शुरू हो गया था। हाँ, हम ये कह सकते हैं। लेकिन शायद उस समय में किसी ने सोचा नहीं होगा कि इनका मिनिस्ट्री का जीवन या सेवकाई का जीवन इतना बड़ा होगा, इतना इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत उन दिनों में ही हो चुका था। बट ये कैसे मिनिस्ट्री अभी कंटिन्यू होके यहाँ दिल्ली तक कैसे पहुँचा? तो उनका दिल्ली में यात्रा, उनका मिनिस्ट्री सब कुछ कैसा गया? तो जैसे सबके साथ होता है कि गांव में से वो दिल्ली शहर आकर एक करियर बनाना चाहते हैं, तो वैसे ही मेरे जो पिताजी हैं पास्टर रॉबिन्सन, वो भी एक एम्बिशन के साथ एक यहाँ पर आए कि काम करेंगे, फैमिली को रन करेंगे। बट परमेश्वर के डिफरेंट प्लान्स होते हैं और उनके विल के बिना कुछ नहीं होता। और हम कहीं भी जाना चाहें, परमेश्वर में छोड़ता नहीं है। तो वो दिल्ली शहर आए 1990 में। और यहाँ पर वो काम कर रहे थे कुछ एज अकाउंटेंट, वो एक कंपनी में काम कर रहे थे। और 1992 में उनकी, मेरी मम्मी मिसेस मीना रॉबिन्सन, उनसे उनका विवाह हुआ। और उसी समय में मतलब वो काम कर रहे थे, लेकिन सेवकाई ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि उनको काम करते हुए भी सेवकाई करना पड़े। लेकिन उन दिनों में ही दिल्ली में ही एक लोकल चर्च में उन्होंने संडे क्लास की शुरुआत उस कलस्या में की। तो उस कलस्या में संडे क्लास को स्थापित करने का कारण पास्टर रॉबिन्सन थे। तो वहाँ से उनकी शुरुआत ने एक कंटिन्यूशन को रखा कि वो संडे क्लास में थे, छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व होना और प्रेयर मीट्स में जाना, हाउस प्रेयर्स में जाना। तो ऐसे उनका जो सेवकाई है वो दिल्ली में भी कंटिन्यू हुआ। तो आपने कहा था कि दिल्ली पे वो काम करते थे और मिनिस्ट्री भी चलाते थे, तो उसको कैसे मैनेज किया और साइड बाय साइड फैमिली को भी कैसे उन्हें बैलेंस करा? ये टाइम था जब मिनिस्ट्री को तो वो करते ही थे, बट फैमिली को थोड़ा सा संभालने में या मैनेज करने में मुश्किल हो रहा था। इट्स नॉट दैट कि वो टाइम नहीं देते थे, बट 1993 में मेरी बड़ी दीदी जॉयस एलिजाबेथ, उनका जन्म हुआ। तो तब क्योंकि मिनिस्ट्री करते थे और फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे, क्योंकि बहुत छोटे से फर्म में वो काम करते थे और इतना उनका इनकम नहीं था। तो एक फैमिली को रन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लाइक आप सभी जानते कि एक आम आदमी को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपने फैमिली के लिए। और हम सभी का एक मेंटालिटी है कि अगर बेटी है उसके लिए काम करना है, उसके लिए सेव करना है। मतलब पैदा होते ही शादी के लिए सोचने लग जाते हैं। तो फैमिली को रन करने के लिए, उनको सेटल करने के लिए एक बहुत ही टफ डिसीजन उनको लेना पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर क्योंकि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो सब कुछ छोड़कर वो अपनी वाइफ को और अपनी बड़ी बेटी को लेकर वो कन्याकुमारी सेटल होने के लिए चले गए। और उन्होंने सोचा था कि वहाँ पर एक छोटा सा टेलरिंग का शॉप रखेंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा, टेलरिंग में उनका हाथ बहुत अच्छा था। तो टेलरिंग का एक दुकान रखेंगे और उसी के साथ उसमें जो भी अर्निंग होगा उसी में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और पूरा फुल प्रूफ प्लान था अपने फैमिली को वहाँ पर सेटल करने के लिए। तो ये सब सोचकर सब कुछ उन्होंने पैक किया और यहाँ से अपनी वाइफ और अपनी बड़ी बेटी जॉयस को लेकर वो कन्याकुमारी जाकर सेटल हो गए। तो कन्याकुमारी चले गए बोल रहे हो, तो कैसे दिल्ली में मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई?
हाँ, तो वही है गॉड का कॉलिंग। तो वहाँ पर जब रह रहे थे, आई थिंक सब कुछ स्मूथ चल रहा हुआ होगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर संभालने के लिए उनकी वाइफ को और बेटी को संभालने के लिए दादा दादी थी, बुआ थे, चाचा थे, तो सभी कुछ अच्छा चल रहा था। फैमिली एज अ जॉइंट फैमिली वहाँ पर थे और एक हैप्पी फैमिली था, एक 3 लोगों का फैमिली था। बट वहाँ पर वो 3-4 मंथ्स रहे। लेकिन जिस लोकल चर्च में वो यहाँ पर दिल्ली में एज असिस्टेंट पास्टर वो काम कर रहे थे, उस पास्टर का एक दिन लेटर आया और लेटर में ये लिखा था कि क्या आप 3 महीने के लिए दिल्ली आकर इस चर्च को संभाल सकते हैं, क्योंकि उस पास्टर को अमेरिका जाना था किसी काम से। Okay. तो उस टाइम पे भी उनके पास क्लियर वो नहीं था कि मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आई डोंट नो कि उन्होंने कैसे डिसीजन लिया, क्योंकि दिल्ली से कन्याकुमारी जाना भी उनके लिए बहुत टफ डिसीजन था। वापस कन्याकुमारी में सेटल होने के बाद वापस दिल्ली में आना, चाहे वो कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो, वो भी एक टफ डिसीजन था। बट उन्होंने वहाँ पर फिर, बिकॉज मिनिस्ट्री था और उसको वो कभी नहीं बोल सकते, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, तो उन्होंने उस लेटर को एक्सेप्ट किया और वापस अपनी वाइफ और बेटी को लेकर वो दिल्ली आ गए। 3 महीने उस चर्च को संभाला उस पास्टर के एब्सेंस से, और सिर्फ संभाला ही नहीं, उस कलीसिया में बहुत ग्रोथ को वो लेकर आए। बहुत से विश्वासियों को फॉलो अप किया, जो लोग परमेश्वर से भटक गए थे या चर्च आना छोड़ चुके थे, उन सभी को जाकर उत्साह किया। अपने परिस्थितियों को भूल कर कि किस परिस्थिति में आए हैं या किसी की जगह काम कर रहे हैं, किसी के सब्स्टिट्यूट हैं, ये सब नहीं सोचते हुए ही जस्ट गेव इज 100%। अपना पूरा उन्होंने देकर वो 3 महीने उस कलीसिया को बहुत अच्छी रीति से संभाला। सो इस 3 महीने वो तो एक असिस्टेंट पास्टर के तौर पर काम कर रहे थे। Correct. तो उनका जॉब कैसे वो मैनेज कर रहे थे, और व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री? तो जब वो कन्याकुमारी से वापस लौट कर दिल्ली आए, 3 महीने के लिए वो आए थे और उन्होंने कोई जॉब नहीं ज्वाइन किया, और उनका प्लान था 3 महीने। अगेन गॉड का विल अलग था, और जो उनके अंदर एक कॉलिंग था उसको वो अनसुना वो नहीं कर पाए। तो वो आए तो यही सोच के थे कि 3 महीने के लिए आएंगे और वापस चले जाएंगे कन्याकुमारी, वापस वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। बट नोबडी न्यू कि दिल्ली अगर एक बार आ गए तो गॉड उनको यहीं पर प्लेस कर देगा। और 3 महीने उधर काम करने के बाद, मिनिस्ट्री करने के बाद, वहाँ से वो बाहर निकले और उन्होंने उस मिनिस्ट्री को छोड़ा नहीं जो उनके हृदय में बो चुका था। तो ही स्टार्टेड कंटिन्यूइंग इट। और उस टाइम पे उनके पास कोई चर्च नहीं था या कोई प्लेस नहीं था काम करने के लिए, सेवकाई करने के लिए, चर्च चलाने के लिए, ना ही वो एक सर्टिफाइड पास्टर थे। तो इन 1995 मेरा जन्म हुआ, और मेरे जन्म के कुछ महीनों बाद ही उन्होंने बाइबल कॉलेज किया और एक पास्टर के डिग्री को उन्होंने लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से करें, उसका उनके पास फुल नॉलेज हो। तो उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया, बाइबल कॉलेज को कंप्लीट किया, और 1996 में उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री शुरू किया। और अगर आप पूछें कि वो इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री की शुरुआत कैसे थी, तो वो ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत बड़ा स्पेस था। एक इंडिया गेट में किसी का घर था, इंडिया गेट के पास, वहाँ पर उन्होंने अपने पहले चर्च की स्थापना की थी। ओके, सो आप बोलते हो कि ही इज़ अ मैन ऑफ अ परफेक्शन, वी कैन से। Correct. सो उस टाइम पे उनको कैसे कैसे स्ट्रगल्स आए, फाइनेंशियल भी हो सकता है या अदर टाइप ऑफ स्ट्रगल्स भी हो सकता है, तो वो कैसे थे? हाउ डिड ही मैनेज ऑल दोस थिंग्स? तो स्ट्रगल हर एक मनुष्य के लाइफ में होता है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन मिनिस्ट्री, स्पेशली इफ़ यू आर कमिटेड टू गॉड। तो जब आप परमेश्वर की कॉलिंग को सुन के आते हो तो एक मन में एक निर्णय लेकर आते हो कि जो भी स्ट्रगल आए उसको मैं फेस करूँगा। तो मेरे डैड ने उस स्ट्रगल्स को बहुत ही, आई थिंक, अच्छे से स्ट्रगल को फेस किया। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इश्यूज थे बिकॉज ही वॉज नॉट वर्किंग, और दिल्ली शहर में बिना काम करे एक फैमिली को रन करना, और वो भी 2 बेटियों के साथ, वो आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की कॉलिंग को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। तो फाइनेंशियल इश्यूज तो था ही, उसके अलावा भी बहुत इश्यूज थे, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर। उनको हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। एक इंसान जो बचपन से लेकर अपने जवानी तक तमिलनाडु में रहा है, एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर हिंदी को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, वहाँ से आकर दिल्ली शहर में मिनिस्ट्री करना, वो भी हिंदी लोगों के बीच में, आई डोंट थिंक वो ईजी था। बट ही टुक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि परमेश्वर के लिए करना था। तो उन चीज़ों को भी उन्होंने फेस किया। अगर एक क्वेश्चन उठ सकता है कि हिंदी नहीं आता तो मिनिस्ट्री दिल्ली में कैसे किया, तो उन्होंने अपने साथ ही, वो तमिल में बोलते थे और जो लोग तमिल भी जानते थे और हिंदी भी जानते थे, उन लोगों को एज ट्रांसलेटर्स
उन्हें स्थापित किया या उन्हें क्रिएट किया। तो वो अच्छे सेवक तो थे ही, लेकिन साथ में एक वो अच्छे लीडर भी थे। उनको पता था कि सिर्फ वो लीड नहीं करना चाहते थे, वो अपने साथ लोगों को भी इंकरेज करते थे मिनिस्ट्री के लिए, चाहे वो ट्रांसलेशन हो या उनके साथ अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्री हो। और इसके अलावा जो स्ट्रगल्स आए वो था स्पेस इश्यूज़। मतलब आप कहीं भी जाकर ऐसे चर्च नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक टाइम था जब एक छोटे से रूम में उन्होंने किया, और एक टाइम था जब ग्राउंड में करते थे या किसी की छत पे करते थे। तो ऐसे अलग अलग जगह में बस उनको मौका चाहिए था परमेश्वर की आराधना करने के लिए, चाहे जगह हो या ना हो, उनको बस मौका चाहिए था और उन्होंने वो किया। तो आपने जैसे कहा था स्पेस नहीं था, बट अभी हमारे पास इतना बड़ा स्पेस है, और अभी जो हम कलीसिया में जो हम वर्शिप करते हैं, ये सब कैसे स्थापित हुआ? तो वो भी गॉड का ग्रेस है, गॉड का विल है। तो हर अलग अलग जगह से हमने मिनिस्ट्री करके, पास्टर ने मिनिस्ट्री करके, ठोकर खाकर, धक्के खाकर, और फाइनली हर एक जगह में वो मिनिस्ट्री कर कर आर के पुरम सेक्टर 12 में एक छोटी सी जगह में, एक छोटे से रूम में वो कलीसिया को चला रहे थे। और एक समय आया 1999 का जो न्यू ईयर सर्विस था, तो वहाँ पर उस टाइम पर उनको एक बड़े स्पेस की ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय में सिर्फ एक कलीसिया नहीं थी, उस समय में वज़ीरपुर में भी वो कलीसिया की स्थापना कर चुके थे। ओके। तो क्योंकि न्यू ईयर एक बड़ा इवेंट है, तो कंबाइंड सर्विस होना था, और जिसके लिए जो स्पेस हमारे पास था उसमें नहीं हो सकता था। तो पास में ही एक नया कलीसिया, जिस कलीसिया में अभी हम हैं, वो बिल्डिंग को बनाया था ब्रदर जोसेफ डिसूजा ने, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में नहीं है। तो पास्टर रॉबिन्सन और उनकी वाइफ ने सोचा कि हम एक दिन के लिए, एक रात के लिए हम उनसे जाके मांगेंगे कि वो जगह हमें दें, ताकि हम न्यू ईयर सर्विस के लिए उस जगह को यूज़ कर सकें। तो पास्टर और उनकी वाइफ गए, और उनको लगा कि उनको पहले मनाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो गए, डिसूजा अंकल सबसे पहले उनको देखते ही उन्होंने कहा कि पास्टर आप प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए, क्योंकि इट्स एन ऑनर फॉर मी कि आप मुझे ढूंढ कर आएँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने ब्लेस किया और उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलने के लिए आएँ, और उन्होंने बताया कि हमें ये स्पेस चाहिए न्यू ईयर सर्विस के लिए। और उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, वाई, व्हेन, हाउ, कुछ क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बनाया ही परमेश्वर की आराधना के लिए, तो आप बेफिक्र होकर, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी रुकावट के आप आ सकते हैं और इस न्यू ईयर सर्विस को अटेंड यहाँ पर चला सकते हैं। तो शुरुआत तो वैसे ही हुई थी कि एक दिन के न्यू ईयर सर्विस से या एक रात के न्यू ईयर सर्विस से बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर न्यू ईयर सर्विस चला, और जो बिल्डिंग ओनर थे डिसूजा अंकल, उनको बहुत ब्लेस्ड फील हुआ, और उनको लगा कि हाँ, जिस चीज़ के लिए वो बिल्डिंग बनाया गया है, एक्चुअली वो बिल्डिंग अब उस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पास्टर सिर्फ एक रात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप हर संडे और हर दिन यहाँ पर आप प्रार्थना चलाएं, हर दिन आप यहाँ पर आराधना को कंडक्ट करें। तो वैसे वहाँ पर हमारा चर्च चलना शुरू किया। तो इन 2000 हमने वहाँ पर अपने संडे सर्विस को शुरू किया, और उसके बाद से वहाँ पर हर एक दिन प्रेयर्स, हर संडे सर्विस चलता रहता है। तो दैट इज़ हाउ गॉड गिफ्टेड अस दिस बिल्डिंग। रियली इट्स गॉड्स मिरेकल कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारा चर्च जो पहले जैसे आपने कहा था स्पेस भी नहीं था करके, तो अभी इतना बड़ा स्पेस मिला है, इतना बड़ा कलीसिया हमें मिला है। रियली इट्स लाइक मिरेकल करके हम बोल सकते हैं। सो जैसे हमने देखा था कि आज हम पास्टर के जर्नी के बारे में हमने देखा था, एंड प्लस हमारे चर्च के जर्नीज़ के बारे में हमने देखा था, तो इसको हम और भी कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।